और शुरुआत बंगाल में करप्शन के धन कुबेरों पर हो रही बड़ी कार्रवाई की खबर के साथ। बंगाल में जमीन और अवैध वसूली के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार हुआ पिछले 15 सालों में। चुनावों के दौरान इसी का जिक्र भी किया गया, इसका पर्दाफाश भी किया गया। बंगाल में सोना पप्पू केस में अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। आज ईडी की टीम ने कोलकाता समेत बंगाल के कई इलाकों में रेड की, भ्रष्टाचारियों की नींद उड़ा दी। बंगाल पुलिस ने आरोपी के करीब 7 से 9 ठिकानों पर सुबह 6 बजे से छापेमारी की कार्रवाई शुरू की थी और खबर यह कि इस रेड में जांच एजेंसीज को भ्रष्टाचार से जुड़े हुए कई अहम राज पता चले हैं। बंगाल में सोना पप्पू केस क्या है बताऊं आपको, उसके पहले दिखाता हूं आपको कैसे आज ईडी ने इन धन कुबेरों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन लिया। बंगाल में ताला तोड़ कार्रवाई, करप्शन के खिलाफ ईडी का एक्शन। बंगाल में शुक्रवार की सुबह होते ही करप्शन से घिरे आरोपियों के पतों पर ईडी की टीम ने ताबड़तोड़ एक्शन दिखाया और एक के बाद एक सोना पप्पू मामले की बंद कड़ियों को तोड़ डाला। कोलकाता का कस्बा, कोलकाता का चक्रबेड़िया, कोलकाता का रॉयड स्ट्रीट, मुर्शिदाबाद के कांडी में शांतनु सिन्हा विश्वास के घर, मोहम्मद अली उर्फ मैक्स राजू के ठिकाने, शांतनु विश्वास के भांजे सौरव अधिकारी के ठिकाने और कोलकाता पुलिस के एसआई रुहिल अमीन अली के घर पर ईडी और पुलिस की टीमों ने सुबह 6 बजे ही धावा बोल दिया। जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप में गिरफ्तार कोलकाता पुलिस के डिप्टी कमिश्नर शांतनु सिन्हा विश्वास के मुर्शिदाबाद के ठिकाने पर ईडी ने रेड मारी। ये घर पिछले 7 दिनों से बंद पड़ा था, इसलिए ईडी के अधिकारियों ने घर के बाहर से ही अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी और स्थानीय लोगों से बात के बाद ताला तोड़कर घर में घुस गए। इसका गेट में जो लॉक था उसको तोड़ के अंदर गया है। सीबीआई 6 अधिकारिक अभी तक अंदर है। सुबह से छानबीन चल रहा है जे इस एरिया में कितना मकान है, मकान का अंदर क्या है और जो रिनोवेशन का वर्क चल रहा था शांतनु सिन्हा का, उसमें कितना खर्च हुआ है और वो पैसा कहाँ से आया है। वहीं ईडी अधिकारियों की एक और टीम कोलकाता के रॉयड स्ट्रीट स्थित एक होटल पहुंची और होटल के मैनेजर से बात करते हुए वहां भी सर्च ऑपरेशन चलाया। साथ ही बंगाल में करप्शन के दूसरे धन कुबेरों के अड्डे पर भी ईडी ने अपना डंडा चलाया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़े मोहम्मद अली, सौरव अधिकारी और शांतनु के भांजे के ठिकाने पर ईडी ने करप्शन से जुड़े सबूतों को खंगाला। के सूत्र अनुसार ये दोनों ही फ्लैट में बहुत ऐसी डॉक्यूमेंट और पैसा मिलने की संभावना है जो शांतनु सिन्हा विश्वास, सोना पप्पू और जय कामदार तीनों को एक साथ बिठा के ईडी ने जो इंटरोगेशन किया उसके चलते बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र ईडी के हाथ में आया है। तलाशी कर रही है, यहाँ पे बिल्कुल छापा मारे जा रहे हैं। यहाँ की जो पूरी की पूरी जो सूत्र है ईडी अनुसार अभी तक कोलकाता और जिला में 9 जगह में इस तरह से छापेबाजी चल रहा है। आपको बता दें कि शांतनु सिन्हा को ईडी ने जबरन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोपों में गिरफ्तार किया है। शांतनु सिन्हा के तार कुख्यात अपराधी सोना पप्पू के गिरोह से जुड़े हुए हैं। आरोप है कि शांतनु ने भी अपने पद का दुरुपयोग कर जमीन हड़पने और रंगदारी जैसे अवैध कामों में मदद पहुंचाई। बंगाल में चुनाव के दौरान ही सोना पप्पू के मनी लॉन्ड्रिंग और जमीन घोटाले में कई बड़े नाम सामने आ चुके थे और अब पश्चिम बंगाल में आज ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी से हलचल तेज हो गई है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस पूरे मामले में कई और बड़े और अहम खुलासे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पश्चिम बंगाल में सोना पप्पू मामला रियल एस्टेट माफिया और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क से जुड़ा एक बड़ा केस है। सोना पप्पू का असली नाम है विश्वजीत पोद्दार, जिस पर ईडी और दूसरी एजेंसी कई गंभीर आरोपों की जांच कर रही हैं। दरअसल सोना पप्पू मामले में ईडी जो है वो रियल एस्टेट और फ्लैट देने के नाम पर हुए करोड़ों की धोखाधड़ी की जांच में जुटी है। इसके साथ ही मामले में जमीन कब्जाने और दबाव बनाकर सस्ती जमीन हड़पने के भी आरोप हैं। सोना पप्पू गैंग पर रंगदारी और अवैध वसूली से करोड़ों की उगाही करने का मामला दर्ज किया गया। आरोपियों पर हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क चलाने का आरोप है। शेल कंपनीज के जरिए काले धन को सफेद करने की भी, यानी कि ब्लैक से व्हाइट करने की आशंका है और ईडी अब इस पूरे केस में करोड़ों रुपए नकद, सोना चांदी, कई डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल डिवाइस को जब्त कर चुकी है। एक तरफ बंगाल में भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसी जा रही है तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के बाहुबलियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से उत्तर प्रदेश के बाहुबलियों की आर्म्स डिटेल मांगी है।
कि किस बाहुबली के पास कितने हथियार हैं। बाहुबली की फोटो में लगातार दिखा रहा हूं आपको। इन बाहुबलियों के पास कितने आर्म्स लाइसेंस हैं, उनकी आपराधिक इतिहास का पूरा कच्चा चिट्ठा कितना है, और तो और इन रसूखदार नेताओं को मिली सरकारी सिक्योरिटी पर भी सवाल खड़े किए गए। राजा भैया उर्फ रघुराज प्रताप सिंह, ब्रजभूषण शरण सिंह, धनंजय सिंह, विनीत सिंह, सुशील सिंह, ये वो बाहुबली नेता हैं जिनकी हनक और ठसक की पूरे उत्तर प्रदेश में तूती बोलती है। इनका दबंग अंदाज और हथियारों से लगाव किसी से भी छिपा नहीं है। राजा भैया तो हर साल अपने महल के प्रांगण में शस्त्र पूजन भी करते हैं, मगर अब इनका यह शस्त्र प्रेम इनके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के बाहुबलियों और रसूखदार नेताओं के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए उनके हथियारों के लाइसेंस का पूरा ब्यौरा तलब किया है। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को 26 मई तक इनके आपराधिक इतिहास की डिटेल मांगी है और उन्हें दी गई सरकारी सुरक्षा की रिपोर्ट पेश करने का भी आदेश दिया गया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह, राजा भैया उर्फ रघुराज प्रताप सिंह, धनंजय सिंह और सुशील सिंह समेत कई दिग्गज नेता और बाहुबली जांच के घेरे में आ सकते हैं। बाहुबली है, उनके शस्त्र लाइसेंस को लेकर पूरी जो रिपोर्ट है वो मांगी गई है, और जो भी बाहुबली है, चाहे वो कुंडा के रघुराज प्रताप सिंह हो या फिर ब्रजभूषण शरण सिंह हो गोड्डा के, उन सभी के और ऐसे और भी जो बाहुबली है उन्हीं के शस्त्र लाइसेंस का पूरा जो डिटेल है उसको मांगा गया है। शस्त्र लाइसेंस का प्रदर्शन करने से लोगों में भय की स्थिति जो है वो उत्पन्न होती है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में बढ़ते गन कल्चर पर चिंता जताई है और सरकार से पूछा है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के पास लाइसेंस कैसे हैं और उन्हें इतनी सरकारी सुरक्षा क्यों दी गई है। दरअसल सरकारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में लगभग 6000 ऐसे शस्त्र लाइसेंस धारक हैं जिनका आपराधिक इतिहास रहा है, यानी उनकी छवि दागी। ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण और हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज है। रघुराज प्रताप सिंह पर हत्या, अपहरण और जबरन वसूली जैसे कई आपराधिक मामले दर्ज रहे हैं। धनंजय सिंह हाल ही में नमामि गंगे प्रोजेक्ट मैनेजर के अपहरण के मामले में सजा काट चुके हैं और उन पर हत्या के प्रयास जैसे कई मामले भी चल रहे हैं। एमएलसी विनीत सिंह पर भी रंगदारी समेत कई केस दर्ज हैं। ये तो बस चंद नाम है। यूपी में ऐसे दर्जनों बाहुबली नेता हैं जिनके दामन पर अपराध के दाग लग चुके हैं, मगर अब इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह आदेश यूपी में आपराधिक छवि वाले नेताओं के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है, क्योंकि अब उनकी सरकारी सुरक्षा और हथियारों के परमिट पर कोर्ट की पैनी नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ईद आने में कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन उसके पहले कुर्बानी और सड़कों पर नमाज को लेकर के द्वंद्व है। इसकी शुरुआत हुई पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में जहां शुभेंदु अधिकारी ने खुले तौर पर पशु वध को लेकर और नमाज को लेकर के नई गाइडलाइन जारी की। इस गाइडलाइन में क्या कहा गया, उसी से मुसलमान भड़के हैं। हुमायूं कबीर, आपको याद होंगे, पश्चिम बंगाल के दौरान बड़ा चर्चित चेहरा थे। हुमायूं कबीर ने नए नियम का पालन न करने का ऐलान किया, कहा कि कुर्बानी भी दी जाएगी, सड़कों पर नमाज भी। लेकिन पश्चिम बंगाल से सीधी लाइन ड्रॉ कीजिए उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ मैसेज दिया कि सड़कों पर नमाज नहीं है। तो बंगाल में, उत्तर प्रदेश में क्या हालात हैं, इस रिपोर्ट में दिखाता हूं आपको। कुर्बानी तो होगा ही। गाय का खून हम लोग धरती पर नहीं होने देंगे। प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह से गैर कानूनी है। बकरीद में अभी 5 दिन बाकी हैं, लेकिन देश के कई हिस्सों में कुर्बानी पर बवाल मचा है। पश्चिम बंगाल में पशुवध पर शुभेंदु सरकार के सख्त नियम से भाईजान और मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाले परेशान और बेचैन हैं। वो बंगाल सरकार की नई गाइडलाइन के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच गए। कोर्ट में सरकार के आदेश पर रोक लगाने की मांग की, लेकिन अदालत से भी उन्हें दो टूक जवाब मिला। कोर्ट ने कहा कि बिना जरूरी फिटनेस सर्टिफिकेट के गाय, भैंस, बैल या बछड़े का वध नहीं किया जा सकता। खुले सार्वजनिक स्थानों पर पशु का वध पूरी तरह बैन है। साथ ही कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले का हवाला देते हुए कहा कि ईद पर गाय की कुर्बानी इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, जिसके बाद मुसलमानों को भड़काने वाले मौलानाओं के भी सुर बदल गए। किसी उन्हीं जानवरों की कुर्बानी जाहिर सी बात है की जाए जिन पर कोई कानूनी बंदिश नहीं है,
और कुर्बानी करते वक्त ना कोई फोटो खींची जाए, ना कोई वीडियो लिया जाए, ना उसको सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाए और कुर्बानी सिर्फ उन्हीं मकामात पे की जाए जहां पर की पहले से इजाजत है, ना गली में की जाए, ना सड़क किनारे की जाए। जब हालात दूसरे हैं और राज्य सरकार मने कर रही है, शासन प्रशासन के दिशा निर्देश हैं, तो उसके मुताबिक आप कुर्बानी करें और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी हरगिज ना दें। इससे पहले बंगाल में बाबरी बनाने का ख्वाब पालने वाले हुमायूं कबीर ने शुभेंदु सरकार के ऑर्डर को खुलेआम चुनौती दी थी। कहा कि गाय की कुर्बानी देंगे और सड़क पर नमाज भी पढ़ेंगे। लेकिन बंगाल के हुमायूं को यूपी के बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने साफ कह दिया कि अब वहां दीदी की नहीं बीजेपी की सरकार है, जो गाय का खून धरती पर नहीं गिरने देंगे। मेरा 1400 साल से पहले से एक कुर्बानी होके आ रही, अगले दिन जितना दिन दुनिया रहेगी ये कुर्बानी होगी। गाय की भी कुर्बानी होगी, बकरी भी कुर्बानी होगी, ऊँट भी होगी, दुम्बा भी होगी, सारे पशु जो है वो कुर्बानी का जायज है। गाय का खून हम लोग धरती पर नहीं गिरने देंगे। गाय हमारी माता है, उसकी रक्षा करने के लिए हम सब काम करेंगे। तो बढ़िया सा कानून बनाया इसमें अधिकारी ने। तो वहाँ के कुछ लोग परेशान हैं। पहले गाय को केवल बलि देने के लिए लोग पाला करते थे, बलि हम देने नहीं देंगे तो लोग काय को करते। बंगाल में बीजेपी सरकार की नमाज और पशु वध को लेकर नई गाइडलाइन क्या है वो भी जान लीजिए। बकरीद पर कुर्बानी पूर्व निर्धारित स्थलों पर ही हो, प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी ना हो, सड़क रोककर नमाज की अनुमति नहीं है, किसी नई परंपरा की कोशिश ना हो। बंगाल ही नहीं, दिल्ली की बीजेपी सरकार ने भी बकरीद से पहले सड़कों और गलियों में कुर्बानी पर रोक लगा दी है। साथ ही गौवंश और दूसरे प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पर कड़ी कार्रवाई की हिदायत दी है। दिल्ली में गौवंश, गाय, बछड़ा तथा ऊंट व अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह से गैर कानूनी है और ऐसा करने पर या ऐसा करने की कोशिश करने पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी बकरीद पर कुर्बानी के साथ ही सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर भी सख्त गाइडलाइन जारी कर दी थी, मगर योगी के इस आदेश पर कई मौलाना चिढ़े हुए हैं। लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूँ कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। यूपी की योगी सरकार हो या दिल्ली की रेखा सरकार और बंगाल में नई नवेली बनी शुभेंदु सरकार, तीनों ही सूबों में बीजेपी का राज है, लिहाजा सनातनी आस्था से खिलवाड़ करने वालों की अब खैर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इसी बीच लखनऊ के मलिहाबाद की मस्जिद में नमाज पर हंगामा हुआ। मलिहाबाद की मस्जिद को पासी समाज राजा कंस के किले की जमीन बता रहा है। वहां जो नमाज हुई तो विवाद और गहराया गया। ये विवाद क्या है? इस जमीन के नीचे राजा कंस का नाम क्यों बताया जा रहा है? इस रिपोर्ट में जरा समझिए आप। हमारा स्मारक कहाँ गया? राजपासी राजा कंस का स्मारक कहाँ गया? लखनऊ के साथ सटा मलिहाबाद और उस मलिहाबाद में बनी एक मस्जिद, मजार। अब शुरू हो गया विवाद। विवाद ये कि मस्जिद नहीं बल्कि कब्जा कर बनाई गई मस्जिद। मलिहाबाद में बनी इन दो इमारतों को देखिए, एक तरफ राजा कंसा का किला है और दूसरी तरफ एक मस्जिद, और इसी को लेकर बड़ा विवाद हो गया है। विवाद ये कि पासी समाज दावा कर रहा है कि राजा कंस के किले में अवैध रूप से मजारें बनाई जा रही हैं। इसके अलावा जिस जमीन पर मस्जिद बनाई गई वो जमीन मस्जिद की ना होकर महाराजा कंस पासी की है। इसके अलावा दावा ये भी है कि यहाँ शिव मंदिर था जहाँ बाकायदा पूजा पाठ किया जाता था। अब इसे लेकर मुस्लिम और पासी समाज आमने सामने हैं।
ये वो किला है जिसको लेकर विवाद जो है वो चल रहा है। यहाँ पर मुस्लिम समाज जो है उन्होंने अवैध रूप से यहाँ पर मज़ारें बना ली हैं और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कंसा पासी जो कि यहाँ पर राजा हुआ करते थे और सलार मसूद जब दिल्ली से अवध की तरफ बढ़ा तो यहाँ पर जो राजा कंसा पासी थे उनसे उनका विवाद हुआ और यहाँ पर उन्होंने इस जगह पे उनकी जो विवाद की जो चीज़ें हैं, ऐतिहासिक जो चीज़ें हैं कंसा पासी समाज की, उन्होंने कहा ये वो चीज़ें हैं, ये वो जगह है, इसको संरक्षित किया जाए। पासी समाज का दावा है कि कसमंडी का नाम राजा कंस से जुड़ा हुआ है, जिन्हें राजा पासी शासक माना जाता है। लखनऊ गजेटियर के मुताबिक 11वीं शताब्दी में काकोरी और आसपास का इलाका राजा कंस के प्रभाव क्षेत्र में था और सालार मसूद गाजी अवध में पहुंचे तब भी राजा कंस और बाकी राजाओं ने इसका विरोध किया था। पासी समाज के मुताबिक ये जगह उनकी आस्था और इतिहास से जुड़ा है, जहां पहले पूजा अर्चना की जाती थी। आपने देखा कि मथुरा की चाहे ईदगाह हो, चाहे संभल की जामा मस्जिद हो, ज्ञानवापी मस्जिद हो या और दूसरी मसाजिद हो, बार बार किसी न किसी नए मुद्दे को लेकर मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। और आज हमारे मुल्क में मुसलमान अपनी जान के तहफ़्फ़ुज़ से और ख़ासतौर पर अपनी इबादत गाह के तहफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक से शक और शुबहात का शिकार हो रहे हैं। तो एकदम हिंदू सभ्यता को ख़त्म कर दिया गया है। मेरा शासन प्रशासन से निवेदन है कि यहाँ पे जो 1000 साल पुराने संघर्ष हुए हैं, पुराने अवशेष हैं जो हिंदू सभ्यता को दर्शाते हैं, उनको जो है चिन्हित करके संरक्षित किया जाए और राजपासी राजा कंस और भगवान शिव का मंदिर को बचाया जाए ताकि पुराने हिंदू सभ्यता बच सके। इस दावे के बाद इलाके में माहौल लगातार बिगड़ने की आशंका तब बढ़ गई जब आज जुमे के दिन पासी समाज ने नमाज न होने की बात कही, जिसके बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई और पासी समाज के 22 लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया। शिव मंदिर होने का भी दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर शिव मंदिर था, पूजा अर्चना की जाती थी। अंदर आपको लेके चलते हैं, ये आप देखिए यहाँ पर मज़ारें आपको नजर आ जाएंगी और इन्हीं मज़ारों को लेकर विवाद चल रहा है। यहाँ पर जो मस्जिद में नमाज भी पढ़ी जाती है, जो यहाँ पर पासी समाज का जो आरोप है उनका कहना है कि ये देखिए यहाँ पर इन्होंने जो मज़ारें हैं वो यहाँ पर बना दी गई और उसके बाद अवैध रूप से इन मज़ारों को हटाने की बात कही जा रही है। अब आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पर मंदिर होने का भी पासी समाज ने दावा किया है। उन्होंने कहा कि यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती थी। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ने इस दावे का कड़ा विरोध किया है। उनका कहना है कि उनके पास पूरे दस्तावेज मौजूद हैं। ये जो मसला है, यकीनी तौर पर 1016 में वो मस्जिद वहाँ कायम की गई। 1359 के जो फसली रिकॉर्ड, रेवेन्यू रिकॉर्ड है, उसमें वो मस्जिद दर्ज है। 1610 में सिराजुल हक साहब ने वहाँ पर एक कब्रिस्तान बनाया और उसमें उनकी जो वारिसीन है या उनकी फैमिलीज के जो लोग हैं उनकी वहाँ कब्रें मौजूद हैं। भले ही मुस्लिम समाज इस बात को बेबुनियाद बता रहा है, लेकिन पासी समाज अब भी जांच कराने की मांग पर अड़ा है, जिससे इलाके में माहौल गरमाया हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश के बाद अब बात मध्य प्रदेश की हुई। वहां भी एक ऐसा सा ही विवाद है जो जुड़ा है भोजशाला से। भोजशाला जहां हाईकोर्ट के फैसले के बाद आज पहला जुमा था। कुछ लोग कानून को चुनौती देने की फिराक में थे, लेकिन धार की कमान इस वक्त एक ऐसे हाथ में है जिसने साफ कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं। नफरती गैंग को खुली चेतावनी दी तो माहौल बिगाड़ने वालों के हौसले पस्त भी हुए। भोजशाला में अफवाहों के हौसले पस्त हो गए। माहौल बिगाड़ने की साजिश रचने वाले घर से नहीं निकले। भोजशाला में एसपी सचिन शर्मा का दिखा सिंघम अवतार। खुली जीप से अनाउंसमेंट तो कभी घोड़े पर बैठकर पेट्रोलिंग। ये एक्शन आज भोजशाला में दिखा, क्योंकि धार का भोजशाला इस वक्त अभेद किले में तब्दील है। वजह हाईकोर्ट के फैसले के बाद आज पहला जुम्मा। चुनौती बड़ी थी क्योंकि कुछ अफवाहबाज इस ताक में थे कि किसी भी तरह माहौल बिगाड़ा जाए, लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव के प्रशासन और धार पुलिस ने सुरक्षा ऐसी 9 लेयर दीवार खड़ी कर दी कि परिंदा भी पर न मार सके। खुली जीप में सवार होकर हाथ में माइक थामे जब एसपी ने खुद मोर्चा संभाला तो अफवाहबाजों के हौसले पस्त हो गए। उन्होंने अफवाहबाजों को सीधे वार्निंग दी कि जो लोग हाईकोर्ट के फैसले का गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, उन्हें लगता है वो भोजशाला में नमाज पढ़ सकते हैं तो ट्राई कर लें। जो लोग हैं जो खासकर सोशल मीडिया या मीडिया के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का गलत अनुवाद कर रहे हैं, गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, मैं उनको आखिरी बार समझाइश देने आया हूं। अब तक का समय उनका था, अब तक मतलब गुरुवार की शाम का जो ये समय है वो उन तक का था।
जो है वो कानून का पालन होगा, विधि का शासन होगा और कल वो मान के चले उसके ऊपर जो उसने अब तक नहीं सोचा होगा वो कार्रवाई होगी। इतना ही नहीं, धार के एसपी सचिन शर्मा खुद ग्राउंड जीरो पर उतरे। पुलिस कप्तान का ये सिंघम अवतार सड़कों पर साफ दिखाई दिया और उनके कड़क संदेश ने साफ कर दिया कि कानून हाथ में लेने वाले सीधे नापे जाएंगे। सचिन शर्मा इस वक्त सड़कों पे नजर आ रहे हैं। वो अश्व पर सवार होकर ये मैसेज दे रहे हैं कि कानून के साथ खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगे कमांडो जा रहे हैं, हाई रेंज वेपन्स उनके हाथ में है और सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है। लेकिन अब बात पाकिस्तान की भी है और पाकिस्तान की नापाक साजिश की जो एक बार फिर एक्सपोज हुई। पठानकोट में पुलिस ने एक पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार किया जो आईएसआई के इशारे पर हाईवे पर सीक्रेट खुफिया कैमरे लगाता था। इसके जरिए सेना की मूवमेंट का फुटेज सीधे पाकिस्तान पहुंचती थी। कितना खतरनाक था यह प्लान, इसका पैटर्न क्या था, यह प्लान कहां तक एग्जीक्यूट किया गया, खुलासा कैसे हुआ, इस रिपोर्ट में दिखाता हूं आपको। दुकान के ऊपर उन्होंने हाई रेजोल्यूशन कैमरे जो एयर फाइबर से चल रहे थे वो लगा रखे थे। सरहद पर मुनीर की सीसीटीवी वाली साजिश। विदेश में बैठे जो हैंडलर हैं उनको शेयर की जा रही थी। पाकिस्तान का नया आतंकी पैटर्न डिकोड। संवेदनशील हमारी मूवमेंट है उसको कैच करने के लिए लगाए थे। ये नापाक साजिश रची गई थी पाकिस्तान बॉर्डर से सटे पंजाब के पठानकोट में, जहां मुनीर की टेरर आर्मी और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने डिजिटल जासूस तैनात किए थे जो सीसीटीवी के जरिए सेना की मूवमेंट पर नजर रख रहा था। नेशनल हाईवे से पल पल की खबरें सरहद पार पहुंचा रहा था। लेकिन पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान की इस नई टेरर प्लानिंग को भी ध्वस्त कर दिया। पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले बलजीत सिंह उर्फ बिट्टू को गिरफ्तार किया है, जिसने सुजानपुर के पास नेशनल हाईवे 44 पर सीसीटीवी कैमरे लगाए थे। सीसीटीवी हाई डेफिनेशन और घूमने वाले थे। इनको मोबाइल के जरिए कंट्रोल किया जा रहा था। इन कैमरों के जरिए सैन्य काफिलों पर नजर रखी जाती थी और लाइव फुटेज पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को भेज रहा था। ये कैमरे उन्होंने जहाँ पर जितनी भी फोर्सेस हैं और कह सकते हैं जो भी संवेदनशील हमारी मूवमेंट है उसको कैच करने के लिए लगाए थे। तो कल इसकी गिरफ्तारी हुई है। इसकी इंटेरोगेशन पर वहां से जो कैमरे लगे थे उनको रिकवर कर लिया गया है और इसकी बहुत ही गंभीरता से इसकी जांच हो रही है और टेक्निकल जांच है, उसके आगे की टेक्निकल जांच है वो हो रही है। पठानकोट में पाकिस्तान की जासूसी का खुलासा इसलिए भी अहम है क्योंकि ये सुरक्षा के लिहाज से देश का सबसे संवेदनशील इलाकों में से एक है। यहाँ भारत का सबसे बड़ा एयरबेस मौजूद है। यहाँ 10 साल पहले बड़ा आतंकी हमला भी हो चुका है। ऐसे में सवाल है कि क्या सरहद पार के आतंकी पठानकोट की जासूसी कराकर एक बार फिर हमले की प्लानिंग कर रहे थे। हालांकि पुलिस ने पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी कैमरा बरामद कर लिया गया है और 3 अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है। अब तफ्तीश की जा रही है कि जासूसी नेटवर्क के तार कहां से जुड़े थे और इस नापाक साजिश के लिए कहां से फंडिंग हो रही थी। वो फंडिंग के बारे में भी हम ट्रेल पता कर रहे हैं कि किसने की, कहां से वो फंडिंग आई, तो उसके बारे में जांच चल रही है। इससे पहले यूपी के गाजियाबाद से भी सीसीटीवी के जरिए पाकिस्तान के जासूसी मॉड्यूल का खुलासा हो चुका है, जिनके टारगेट पर दिल्ली कैंट और सोनीपत रेलवे स्टेशन थे। ये सेना के मूवमेंट और रेलवे रूट की डिटेल पाकिस्तान भेजते थे। इस मामले में एनआईए ने 21 आरोपियों को हिरासत में लिया था और अब जासूसी का यही मॉड्यूल पंजाब के पठानकोट में पकड़ा गया है। मगर पाकिस्तान की ये चाल भी फेल हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब खबर खाड़ी युद्ध की, जहां एक बार फिर जंग शुरू होने के संकेत हैं। ट्रंप भले शांति की बात कर रहे हो, मुनीर को वहां दौड़ा रहे हो, लेकिन ईरान को यह पता है कि ट्रंप सोचते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं, होता कुछ और है। यही वजह कि ईरान सीज फायर के बाद और उसके बीच ईरान ने अपनी जंगी तैयारियों को तेजी से बढ़ाने का काम किया। एक नए सिरे से हथियार बनाने में ईरान की फैक्ट्रियां जुटी हैं। इसका खुलासा किया है अमेरिका की एक खुफिया रिपोर्ट में। जंग में सीज फायर, ईरान फिर तैयार। अमेरिका के 60 अटैक, खलीफा बाउंस बैक। पहले घायल था, अब घातक हुआ। खाड़ी में फिर से घमासान होगा। 28 फरवरी 2026 अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया और फिर देखते ही देखते 2 गुटों की इस जंग ने पहले मिडिल ईस्ट और अब पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया। युद्ध की वजह भले ही जो रही हो, लेकिन इसके नतीजे सिर्फ अमेरिका और ईरान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भुगत रही है।
आज की तारीख में ईरान और अमेरिका के बीच बारूदी जंग को थमे करीब 1.5 महीना बीत चुका है, लेकिन इस जंग की तपिश पूरी दुनिया में आज भी बरकरार है। सीज फायर के बीच ईरान की धरती से अमेरिका ने जो खुफिया खबर बताई है, उसने साफ कर दिया है कि खलीफा का बदला प्लान अभी थमा नहीं और ईरान इस वॉर ब्रेक में कुछ बहुत बड़ा कर रहा है। खबर है कि ईरान अपनी बारूदी जखीरे को दोबारा तेजी से तैयार कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान मिसाइल लॉन्चर और मिसाइल साइट रेडी कर रहा है। ईरान ने हथियार बनाने वाली फैक्ट्रीज को फिर से तैयार कर लिया। अमेरिकी दिग्गजों का मानना है कि सिर्फ 6 महीने में ईरान अपनी ड्रोन हमले की क्षमता को तैयार कर लेगा। मिडिल ईस्ट की जंग ने अमेरिका की हालत टाइट कर दी है और ट्रंप ने शांति के नाम पर पाकिस्तानी जनरल मुनीर को पोस्टमैन भी बना रखा है। लेकिन इजराइल ईरान को झुकाए बिना जंग रोकना नहीं चाहता। इसके लिए इजराइल न सिर्फ ट्रंप पर प्रेशर बना रहा है, बल्कि ईरान को मिल रही मदद से भी नाराज है। दरअसल अमेरिका की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ईरान को दोबारा खड़ा करने में रूस और चीन मदद कर रहे हैं। चीन अब भी ईरान को मिसाइल बनाने वाले पार्ट्स दे रहा है और रूस की तरफ से भी ईरान को लॉजिस्टिक सपोर्ट की खबर है। अमेरिकी रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन और एयर डिफेंस क्षमता पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। इससे पहले भी ये बात सामने आई थी कि अमेरिकी हमलों के बाद ईरान के करीब आधे मिसाइल लॉन्चर बच गए थे। अब नई रिपोर्ट बता रही है कि ईरान के 2/3 लॉन्चर अब भी मौजूद हैं और युद्ध विराम के बीच ईरान ने कई दबे हुए लॉन्चर्स दोबारा खड़े कर लिए हैं। यानी ईरान को अमेरिका, ट्रंप और पाकिस्तान पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। वैसे ट्रंप पहले भी शांति के नाम पर वेनेजुएला में घुसकर मादुरो की सत्ता उखाड़ चुके हैं, मगर ईरान अब की बार ट्रंप को ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहता। इसलिए खलीफा वॉर ब्रेक में तेजी से बाउंस बैक करने में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात ऐसे खतरे की जो करीब 148 सालों के बाद वापस लौट सकता है। सुपर एल नीनो। पूरा उत्तर भारत इस वक्त सूरज की आग से झुलस रहा है। पहाड़ों से लेकर मैदान तक लोग भीषण गर्मी और हीट वेव से त्राहिमाम कर रहे हैं। देश के कई राज्यों में पारा 47 डिग्री तक पहुंच चुका है। हिंदुस्तान पर सुपर एल नीनो का खतरा है। ये डिटेल रिपोर्ट आज आपको जरूर देखनी चाहिए। उत्तर भारत में आसमान से आग बरस रही है। रेगिस्तान और मैदान ही नहीं, पहाड़ों का भी पसीना निकल रहा है। तपिश ऐसी जैसे सूरज की किरणें ज्वाला बनकर धरती पर गिर रही हैं। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और बिहार के कई इलाकों में तापमान 47 डिग्री तक पहुंच गया है। दिल्ली में भी पारा 45 डिग्री को पार कर चुका है। जल्द यहां भी तापमान 47 डिग्री के पार हो सकता है। गर्मी से मैदान ही नहीं बल्कि पहाड़ भी झुलस रहे हैं। हिमाचल के ऊना में पारा 44 के पार पहुंच चुका है, जबकि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पारा 42 डिग्री दर्ज किया गया। यानी हर दिन तापमान रिकॉर्ड तोड़ रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या 148 साल पुराना दौर फिर से लौटने वाला है? क्योंकि 148 साल पहले धरती पर मौसम का ऐसा कहर बरपा था जिसकी कल्पना कर लोग आज भी सहर जाते हैं। तब पूरी धरती सुपर एल नीनो का शिकार हो गई थी और पारा करीब 3 डिग्री तक बढ़ गया था, जिससे चारों तरफ सूखा और भुखमरी के हालात बन गए थे।